जब आपके पास कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो ये ज्वाइन होने के बाद उसके साथ क्या क्या व्यवहार होना चाहिए, जैसे ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ये क्यों ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है, एग्जिट हो रहा है, लीव कर रहा है आपकी सर्विसेज, तो उसके साथ किस किस तरह के व्यवहार होने चाहिए, जिसे एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ कहा जाता है। ऐसी बातों पर हम पहले ध्यान देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नैना नाइक आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ अपने इस HR मैनेजमेंट रिलेटेड चर्चा सत्र में, जिसका नाम है MSME एंड HR मैनेजमेंट कल्चर एंड नर्चर। जैसा कि हमने लास्ट सत्र में देखा था कि हम HR के कुछ ऐसे पहलुओं पे ध्यान देने वाले हैं जो कि हम हर रोज़ अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉय के साथ व्यवहार करते हैं। सिंपल भाषा में और बहुत ही सरलता से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पे हम ध्यान देंगे। HR के जो जार्गन्स है या जो अलग अलग शाखा है HR की, उनके जो डेफिनेशंस है उसके डीप में न जाते हुए हमको रोज़ हर दिन जो HR के एम्प्लॉयज़ के साथ हमको काम करना पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स इस डिपार्टमेंट की अलग अलग शाखाएं होती है, जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, जैसे कि परफॉर्मेंस रिव्यू मैनेजमेंट है, जैसे कि पेरोल है या फिर इंडक्शन ट्रेनिंग है। तो इस तरह की अलग अलग जो शाखाएं हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। शुरू के कुछ चर्चा सत्रों में सिर्फ मैं बात करूंगी आपके साथ, और इसमें जो अलग अलग शाखाएं हैं HR की, जैसे मैंने बताया, उसका हम आकलन करेंगे। जो हर रोज़ की गतिविधियां है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये हम क्या करने वाले हैं कि जो आगे के पॉडकास्ट आने वाले हैं, जो HR के विषय में माहिर लोग हैं, जो जिनका अभ्यास है इस विषय में और इस विषय में जिन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है इंडस्ट्री में, उनको मैं बुलाने वाली हूँ। उनके साथ अलग अलग चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं, और जो भी हमें उलझने आती है, जो भी हमें चैलेंजेस आते हैं ह्यूमन रिसोर्स के साथ काम करने में, उसके बारे में हम चर्चा सत्र लेने वाले हैं। लेकिन वो करने से पहले हम ये तो जानें कि हमारे बेसिक्स हमारे पास तैयार है क्या। ये पर्टिकुलर जो चर्चा सत्र है या ये पर्टिकुलर जो चैनल हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये इसलिए है कि जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिनके पास 20, 25, 50 या ज़्यादातर 100 तक के लोग काम कर रहे हैं, हमने उनके लिए ये स्टार्ट किया है। अब इनके पास HR मैनेजर या HR डिपार्टमेंट एज सच होता है या कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन जब आपके पास कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो ये ज्वाइन होने के बाद उसके साथ क्या क्या व्यवहार होना चाहिए, जैसे ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ये क्यों ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है, एग्जिट हो रहा है, लीव कर रहा है आपकी सर्विसेज, तो उसके साथ किस किस तरह के व्यवहार होने चाहिए, जिसे एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ कहा जाता है। ऐसी बातों पर हम पहले ध्यान देंगे। मैं ये आपको जो कंसल्टेशन दे रही हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आपके हिसाब से, आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से और आपकी कंपनी के जो भी कल्चर आपका होगा उस हिसाब से इसको अपने कंपनी में के काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी सहजता से और इतनी सरलता से मैं बताने वाली हूँ। तो आपके कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे के 4 एपिसोड्स रहेंगे जिसमें हम अलग अलग जो शाखाएं हैं HR के डिपार्टमेंट की, उनकी बात करेंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं, पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं और उसका आपके जो काम में उसका इस्तेमाल करेंगे। इसका आप उपयोग कर सकते हैं इस चर्चा सत्र का। और आपको अगर कुछ और जानना है उसके बारे में, जैसे आज मैं 2 मेन टॉपिक लेने वाली हूँ, उसके बारे में अगर आपके कोई सवाल है, आपको लगता है कि इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, तो आप वो नोट डाउन ज़रूर करके रखिए। और ये वीडियो देखते वक्त नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें आपके सवाल ज़रूर भेजिए। इससे क्या होगा, एक तो जहाँ तक ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सवाल है, जिस विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं, उसके जवाब मैं आपको अगले चर्चा सत्र में दे सकूँ। और इसके बारे में अगर आपको और जानकारी लेनी है तो जैसी मेरी पूरी टीम लगी हुई है कि अच्छे अच्छे लोगों को बुलाए, जिन्होंने HR में बहुत अच्छा काम किया है, जो स्टॉलवर्ड्स है इस विषय में, जिनका अभ्यास है, उन लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं और मेरी टीम पूरी उनके साथ लगी हुई है कि उनके डेट्स लेने के लिए और आपके सामने उनको लाने के लिए।
तो आप जो सवाल करेंगे उस बेस पे ही हम लोगों को बुलाने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ, जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और मैन पावर प्लानिंग, इस चीज़ की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें अगर आपके कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिए, इसके जो जवाब होंगे मैं अगले चर्चा सत्र में दे पाऊँगी। तो चलिए हम तैयार होते हैं इस चर्चा सत्र के सबसे पहले विषय के लिए, और हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और मैन पावर प्लानिंग। इस बात के लिए मैन पावर प्लानिंग की शुरुआत ही होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। कंपनी में अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हमने उनको अलग अलग तरह के काम दिए हुए हैं। वो काम होता है, कभी सेल्स एंड मार्केटिंग का होता है, कभी परचेज़ का होता है, कभी अकाउंट्स का होता है, कभी बैक ऑफिस का होता है, कभी टेली मार्केटिंग का होता है। तो ये जो अलग अलग हम काम उनको दिए हैं, इनका ही अगर हम कंपार्टमेंटलाइजेशन करें, अगर उनके हम अलग अलग विभाग करें, तो उसी को डिपार्टमेंट्स भी कहा जाता है। अब इस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनका एक नाम होता है उस डिपार्टमेंट का, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेस डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिन डिपार्टमेंट हो गया, बैक ऑफिस होगा, लॉजिस्टिक्स होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट है। आपकी जो कोई इंडस्ट्री है, जैसे मेरे क्लाइंट है, उनका ब्यूटी सैलून है, उनकी 3 शाखाएं हैं, तो उनके जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो टेक्नीशियंस होते हैं, हेयर ड्रेसर्स होते हैं, लेकिन उनके पास भी तो अकाउंट्स का भी एक डिपार्टमेंट है, भले एक ही व्यक्ति काम कर रहा हो। उनके पास भी सेल्स एंड मार्केटिंग है, भले वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए उन्होंने बाहर कहीं काम दिया हो। तो इस तरह से उनके भी डिपार्टमेंट बनते हैं। आपकी इंडस्ट्री में आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें आपके पास किस किस तरह के लोग, आपके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से काम करते हैं, उसी तरह से वो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हमने एक चार्ट के स्वरूप में उसको, एक चित्रमय स्वरूप में उसको हमने बना के रखा हुआ है। तो इसमें जाहिर है कि जो लोग हैं वो दिखने वाले हैं, साथ ही में उनके अलग अलग डिपार्टमेंट दिखने वाले हैं, और उनके पोजीशंस या फिर डेजिग्नेशंस भी दिखाने वाले हैं। तो एक चित्रमय स्वरूप है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, कि अगर मैं किसी के भी ऑफिस में जाती हूँ और किसी का भी मैंने एक पेपर देख लिया, तो वहाँ पर मुझे इमीडिएटली दिख जाएगा, जिसे इंग्लिश में एट अ ग्लांस बोलते हैं। तो एट अ ग्लांस मुझे दिख जाएगा कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सारी पोजीशंस है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, और इनके एमडी है, फिर डायरेक्टर्स है, फिर प्रेसिडेंट्स है, वाइस प्रेसिडेंट्स है, जनरल मैनेजर्स है। अब आप कहेंगे हमारे पास तो इतने लोग हैं ही नहीं कि हम इनका इतने अलग अलग तरीके से इनका विभाजन कर सकें। कोई बात नहीं, बहुत सारी जगहों में जहाँ मैंने अभी पिछले 10 साल से मैं काम कर रही हूँ एमएसएमई के साथ, मैंने देखा कि एक ही जो व्यक्ति है, जो जिसको एक पर्टिकुलर पोजीशन है, लेकिन वो काम अलग अलग डेजिग्नेशंस के लिए कर रहे हैं। जैसे कोई अगर सेल्स हेड है या सेल्स पर्सन है, तो वही है जो कोटेशंस बना रहा है, जो क्लाइंट के साथ बात भी कर रहा है, फिर उसका नेगोशिएशन भी कर रहा है, फिर अगर जब काम कंप्लीट हो जाता है तो पैसे लाने के लिए या फिर पैसे देने के लिए वो फॉलोअप भी करता है। अब इसी को हम अगर अलग अलग टुकड़ों में जोड़े तो दिख रहा है कि अगर किसी के सामने से इंक्वायरी आती है तो इंक्वायरी हैंडल करने वाली व्यक्ति अलग हो सकती है, जिसे हम बैक ऑफिस कह सकते हैं। फिर वो जो इंक्वायरी है उसकी ठीक से जांच पड़ताल करने के बाद वो सेल्स डिपार्टमेंट में भेजे। अब सेल्स डिपार्टमेंट में हो सकता है कि 1 व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो या 4 व्यक्ति हो, तो वहाँ का जो मेन जो सेल्स हेड रहता है, तो वो इंक्वायरी आई है उसके साथ बात करता है, या फिर उनके पास अपने एक सेल्स पर्सन को भेजता है, जो कि वहाँ प्रेजेंटेशन देता है अपने काम का, और उस तरह से उनका जो ऑर्डर है वो आता है, फिर जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। ये मैंने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में बताया। ऐसा हर डिपार्टमेंट में जो काम चलते हैं उसका अगर आप प्रोसेस देखेंगे, अब बहुत बार क्या होता है कि प्रोसेस लिखी हुई नहीं रहती है, प्रोसेस कैसे लिखनी है ये भी हम अगले सत्रों में देखने वाले हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मैन पावर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की। तो इस तरह से ये जो डिपार्टमेंट्स है उसको आप पहले लिखिए तो सही। भले आपके पास एक ही आदमी है जो 4-5 काम कर रहा है, डिफरेंट तरह के रोल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो उसको आप कंपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे। फिर बहुत बार क्या होता है एमएसएमईज़ में, जो ओनर होते हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं,
वही उस कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, या फिर एमडी होते हैं, एमडी का फुल फॉर्म है मैनेजिंग डायरेक्टर, वही होते हैं। फिर उनके हाथ के नीचे कुछ डायरेक्टर्स होते हैं आइदर, या फिर डायरेक्टली सीईओ सीएफओ होते हैं, या फिर बहुत जगह ऐसे भी होता है कि जो डायरेक्टर है वही सीईओ का रोल करता है। अब सीईओ का रोल जो है वो बिज़नेस डेवलपमेंट के तरफ जाता है, सीओओ का रोल जो है वो ऑपरेशंस के तरफ जाता है। तो जो एक व्यक्ति है वो वही ये सब रोल कर रहा होता है। तो डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, सीईओ, इस लेवल तक हम उनको बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट। सो ये टॉप मैनेजमेंट जो होता है, ये टॉप मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है इस कंपनी का विजन देखना। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो विजन देखते हैं, उनको कहाँ तक पहुँचना है, वो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों शुरू की है, उसका मिशन क्या है, उसके पीछे उनकी क्या कल्पना थी और किस रीज़न से उन्हें ये बिज़नेस शुरू किया है। उस विजन को पूरा करने के लिए उन्होंने लोग रखे हैं। अब नेचुरली कोई भी बिजनेसमैन जब ये कोई भी बिज़नेस शुरू करता है तो उसमें कुछ उनको 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए बिज़नेस नहीं करना है। आज उनके पास 5 या 6 लोग हैं, वो विज़न को पाने के लिए उन लोगों को उन्होंने कुछ काम दिया हुआ है। तो 5 ही लोग हमेशा रहने वाले नहीं हैं, उसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आते रहने वाले हैं, और इस तरह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है। जब काम ज़्यादा आएगा तो नेचुरली उसको पूरा करने के लिए लोग लगने वाले हैं, राइट। लेकिन जब तक वो उस मकाम तक नहीं पहुंचते हैं, जब तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक उनके पास जो लोग हैं उनको भी उन्होंने अब तक कुछ ना कुछ काम दिया होता है। सो जो एमडी होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, अब ये जो लोग हैं ये इनको टॉप मैनेजमेंट कहा जाता है। टॉप मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है विजन देखना। अब जो डायरेक्टर है उन्होंने कुछ ना कुछ मिशन से, कुछ ना कुछ रीज़न से ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया हुआ है। अब वो बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं तो इमीडिएटली तो उनके पास जो स्टार्टअप्स हम देखते हैं बहुत सारे, इमीडिएटली तो उनके पास बहुत सारे ना ग्राहक रहते हैं, ना उनको काम करके देने वाली उनके पास एम्प्लॉयज़ की टीम रहती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन जो डिपार्टमेंट्स है वो तो पहले से ही है ना, जैसे जो मेन डिपार्टमेंट मैंने बताया, सेल्स, परचेज, अकाउंट्स वगैरह, ये जो डिपार्टमेंट है ये तो पहले से ही रहते हैं, रहना भी चाहिए। अब इसमें धीरे 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 जैसे जैसे उनका काम बढ़ेगा, जैसे जैसे उनके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएंगी, जब उनको एक ही आदमी को 4-5 तरह के काम करते करते फिर ध्यान आएगा कि नहीं इसको इसी जगह फोकस करना चाहिए, फिर उनके पास एम्प्लॉई बढ़ेंगे। अब जब ये एम्प्लॉई बढ़ेंगे तो उनको भी उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में फिट करना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, आपके पास जितने भी लोग आज हैं, सबसे पहले तो उनके पास क्या काम है, वो एग्जैक्टली क्या काम करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, कोई एक सेल्समैन है, वही कस्टमर सर्विस कर रहा है, वही कोटेशन दे रहा है, वही पेमेंट का फॉलोअप कर रहा है, तो ये इसके 4 अलग अलग तरह के काम हो गए। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में सबसे पहले तो आप एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाइए, एक सेल्स डिपार्टमेंट बनाइए, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाइए, और एक बैक ऑफिस या एडमिन डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं। उसी तरह से जो परचेज डिपार्टमेंट है उसमें भी शायद हो सकता है कि स्टोर डिपार्टमेंट आ जाए, या फिर हो सकता है उसमें प्रोक्योरमेंट वाले अलग आ जाए, असिस्टेंट आ जाए। तो वो आप बना के जब रखेंगे तो उसमें एक एक चीज़ें आप ऐड कीजिए। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि आने वाले 1 साल में या आने वाले 2 साल में आपके पास ये संख्या बढ़ने वाली है, आपको ये चीज़ें लगने वाली है, तो जब आप वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएंगे तो उसमें जो आप एक स्क्वायर, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे होता है, साइड में एक फ़ोटो में दिखाया हुआ है कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है। जैसे कोई एक ट्री रहता है, कोई पेड़ रहता है, उसकी शाखाएँ रहती है, तो सबसे जो टॉप में है, आपको दिख रहा है इस चित्र में, मानस चित्र में दिख रहा है कि जो सबसे टॉप में है वो डायरेक्टर्स है, फिर सीईओ है, फिर बाकी के लोग हैं, बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं और उसके हेड्स हैं। और हेड के नीचे आपको अगर पता है कि पर्टिकुलर जगह पे फ़िलहाल कोई आपको एम्प्लॉई नहीं है, लेकिन इसके बाद में आने वाले हैं, तो वहाँ पर वैकेंट लिख दीजिए। तो इस तरह से ये जो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, वो स्क्वायर में वो डेजिग्नेशन के आप नाम लिख सकते हैं, और उसके आगे लिख सकते हैं वैकेंट। जैसे कोई श्री कुमार करके है, तो श्री कुमार फ़िलहाल आपके पास एक सेल्स पर्सन है, तो लेकिन वो जो सेल्स पर्सन है वो सीनियर सेल्समैन है,
तो सीनियर सेल्समैन के नीचे एक जगह आप बना के रखिए जूनियर सेल्स पर्सन के लिए, या फिर आप बना के रखिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। तो वो जो आप स्क्वायर है ना वो बना के रख दीजिए, वहाँ पर वैकेंट लिख दीजिए भले ही, क्योंकि आपको पता है अगले आने वाले 1 या 2 साल में आप वो पोजीशन भरने वाले हैं। तो इस तरह से आप एक ऑर्गेनाइजेशन ट्री बना सकते हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशन ट्री भी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ हमने ये स्क्वायर बना दिए, सिर्फ हमने ऊपर एमडी लिख दिया, उसके बाद में जैसे मैंने हायरार्की बताई, अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हायरार्की भी बताता है, तो ये ध्यान रखिए। तो मैंने हायरार्की बताई कि एमडी रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, जो जनरल मैनेजर रहेंगे, बीच में सीईओ सीएफओ भी रहेंगे, तो एक ये लेवल होगी। उसके बाद में सीनियर मैनेजर्स और मैनेजर्स रहेंगे जो कि मेनली डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं। अब उनके नीचे आएंगे असिस्टेंट मैनेजर, उनके नीचे आएंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर असिस्टेंट्स। जितने भी ट्रेनी लोग हैं वो सारे असिस्टेंट कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। जो भी फ्रेशर रहते हैं, फ्रेश एमबीए रहते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स रहते हैं, वो सारे असिस्टेंट लेवल पे शुरुआत में आते हैं। अब इस तरह से जब वो धीरे धीरे 1 साल 2 साल के बाद धीरे धीरे सीनियर होते हैं, उनकी पोजीशन धीरे धीरे ऊपर जाती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ये आपको हायरार्की भी बताता है। अब जब हायरार्की बता दी, लेवल्स बता दिया, तो इसका मतलब ये भी है कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन सी पोजीशन किसको रिपोर्ट कर रही है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में दिखाया जाता है। तो ये जो दिखाया जाता है ये एरो के स्वरूप में दिखाया जाता है कि सपोज कोई एक एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो अपने सीनियर जो मैनेजर है उसको रिपोर्ट करता है। एट द सेम टाइम ही इज़ कनेक्टेड विद बीडीएम, जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, उसको भी वो कोई डेटा प्रोवाइड कर रहा होगा, वो कोई डेटा दे रहा है, उसका वो कोई शफल कर रहा होगा। तो इस तरह से उसका दोनों तरफ रिपोर्टिंग है, ये हम दिखा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में। एक कोई पोजीशन है जैसे अकाउंट असिस्टेंट की पोजीशन है सपोज, तो अकाउंट असिस्टेंट की पोजीशन जो है वो सीनियर अकाउंटेंट को रिपोर्ट करती है। एट द सेम टाइम उसका जो कम्युनिकेशन है वो हो सकता है कि परचेस डिपार्टमेंट के या परचेस मैनेजर के साथ भी हो, क्योंकि बहुत सारे बिल्स आते हैं, बिल्स जाते हैं, तो वो उनका कम्युनिकेशन उसमें आपको सहजता से दिख रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हमने क्या क्या देख लिया, वापस आप रिवाइज कीजिए। हमने देख लिए अलग अलग लेवल जो एमडी या डायरेक्टर से शुरू होते हैं, फिर प्रेसिडेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, जीएम आ गया, अलग अलग मैनेजर्स आ गए, सीनियर मैनेजर आ गए, मैनेजर्स आ गए, असिस्टेंट मैनेजर्स आ गए। तो हमको क्या दिखा पूरे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, एक जो चित्र जैसे मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक चित्र हमको दिखता है, एट अ ग्लांस हम देख सकते हैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ। तो उसमें हमने क्या देख लिया, पहले तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स देख लिए, अलग अलग पोजीशन देख लिए, उनकी लेवल्स हमने देख लिया, राइट। साथ में हमने देख लिया कि कौन किसको रिपोर्ट करता है, कौन किससे जुड़ा हुआ है, राइट। उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि कम्युनिकेशन फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, कौन किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है या कर सकता है, ये हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में। हमने ये भी देखा उसमें कि अगर कोई पोजीशन आज नहीं है लेकिन वो आने वाले फ्यूचर में, जो जिसे हम निकट फ्यूचर कह सकते हैं, तो उसमें हमको ये पोजीशन भरना है, ये पर्सन आने वाला है, तो उसके जगह हमने क्या किया, हमने एक उसके लिए बॉक्स तो रख दिया और उसमें वैकेंट ऐसे ऑलरेडी बाहर रख दिया। अब इसका ना एक साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट भी है, ये एक बहुत मज़े की बात है। वो मज़े की बात इसके लिए है कि जब तक हम कोई भी चीज़ कागज़ पे लिखते नहीं हैं, हमारे माइंड में वो फिट नहीं होती है, हम सोचते रहते हैं। हम बहुत सारे कभी कभी मजाक में कहते हैं ना कि हम ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। द मोमेंट आपको कागज़ और पेन लिख दिया और आपको बोला आप लिखो, आपको क्या करना है, फिर आप सोचने लगते कि मैं क्या लिखूं। इसीलिए आपको भले ही रफ़ आइडियाज़ हो या कुछ हो, आप कागज़ पे ज़रूर लिखिए कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ है, आज एक मेरे पास 10 लोग हैं, ये 10 लोग ये काम कर रहे हैं और मेरे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में मैंने उनको ये जगह दी हुई है। एक ही इंसान है, वो मिस्टर श्री कुमार को ले लेंगे, चलो वो परचेज भी कर रहा है, वो थोड़ा कुछ सेल्स में भी देख रहा है फ़िलहाल, थोड़ा वो लॉजिस्टिक का भी काम देख रहा है फ़िलहाल। आगे चल के उस पोजीशन पे कोई ना कोई आएगा, क्योंकि उसका मे बी सेल्स का काम बढ़ने वाला है,
तो उसको उसके डाउन लाइन में भी लोग लगेंगे, हॉरिजॉन्टल में भी लोग लगेंगे और वर्टिकल में भी लोग लगेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का पूरा चित्र है वो धीरे 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 एक बहुत ही विशालकाय पेड़ की तरह फलता फूलता नज़र आएगा। तो ये इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का। और इसमें आप देखेंगे कि अगर आपको ग्रोथ, हर कंपनी को ग्रोथ चाहिए, तो आपके ग्रोथ में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि आज ही आप अपना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ज़रूर बनाएं। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आप आपके ऑफिस में लगाए तो एम्प्लॉयज़ उसको देखेंगे, उनको भी पता चलेगा कि उनकी पोजीशन कहाँ है और उनको किस तरह से कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करना है। किसी डिपार्टमेंट में किसी नहीं है, कोई इंसान नहीं है वहाँ पर, एम्प्लॉय नहीं है, तो उनका काम अगर उस डिपार्टमेंट के साथ बनता है तो वो भी जिम्मेदारी के साथ वो काम करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो काम करने वाला इस डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। इसके लिए उसके आगे कौन है, फिर अगर वो पर्टिकुलर जगह फ्री है, कोई है जो शायद जॉब छोड़ के जा चुका है, तो उसके ऊपर कौन है। अगर मेरे डिपार्टमेंट का साथ उस डिपार्टमेंट का काम है तो मुझे अगर वो पोजीशन जो मुझे काम करना है जिसके साथ, वो अगर नहीं है फ़िलहाल, तो उसका जो हेड है वो कौन है, तो मैं किसके पास जाऊं और मेरा ये जो काम है मैं करवाऊं। ये जो चीज़ है वो उसका स्पष्ट हो जाती है। दूसरा ये है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी पता होता है कि फ़िलहाल अपने पास इतने लोग हैं, उनसे मुझे ये काम करवाना है, तो उनको भी वो क्लैरिटी आ जाती है। जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको भी क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि कौन कौन से जगह पे लोग नहीं हैं, उन्होंने वहाँ वैकेंट तो लिख दिया। इसका मतलब है कि जो बजट है, बजट बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट आगे आने वाला है, या फिर इस साल मैंने जो है वो 30% मेरा अभी बिज़नेस बढ़ा है, अगले साल मुझे सिर्फ 30 या 20% नहीं, शायद मुझे 50% ज़्यादा करना है। तो उस बजट का जो आकलन है, उस बजट के लिए जो तैयारी है, वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से बहुत ही ईजी और आसानी से हो सकती है। जिस तरह से हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में अलग अलग पोजीशंस के लोग हम देख सकते हैं, अलग अलग लेवल्स देख सकते हैं। अब होता ये है कि कभी कभी हम बहुत सारी भर्तियां कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, लेकिन उनको जो काम देना है या फिर उनसे काम करवा के लेना है, ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कुछ लक्ष्य है, कुछ विजन है उसको पाने के लिए। लेकिन क्या वो सही तरह से काम कर रहे हैं? जितने लोग लिए हैं क्या वो सचमुच सही मात्रा में लिए हुए हैं? एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हमने 4 लोग लिए, एक डिपार्टमेंट में हमने 3 ही लोग लिए, तो क्या वो 4 लोगों के लिए पर्याप्त काम वहाँ पर है, या फिर यहाँ पर ये 3 लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है? किस तरह से है? अब इसकी जो जांच होती है, इसका जो अभ्यास होता है, इसका जो हमको थोड़ा मुआयना लेना पड़ता है, थोड़ी देखभाल करनी पड़ती है, तो इसी को कहते हैं मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग या तो आप लोगों को लेने से पहले करो, या फिर जो लोग ऑलरेडी आपके पास है पहले उनका ठीक से प्लानिंग करो, फिर सोचो कि मुझे और एक पर्सन लेना है कि नहीं लेना है। जो मैं फॉर्म्स बनाती हूँ, जो भी मेरे क्लाइंट्स के पास मैंने जो काम किए हुए हैं, तो उनको भी जो मैं लेटर्स और फॉर्मेट्स देती हूँ, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट जो है वो है मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म। मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म। अब ये रिक्विजिशन क्यों? मेरी कंपनी है, मुझे रखना है, तो मैं ही क्यों रिक्वायरमेंट भरूं? अगेन जो मैंने बताया था, कागज़ और पेन लेके जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो जो चीज़ है ना वो साक्षात हो जाती है, वो आती है सामने, नहीं तो फिर हमारे मन में ही रह जाती है। अरे मुझे उस डिपार्टमेंट में एक आदमी रखना था, लेकिन अभी 6 महीना हो गया, मैं काम चला रहा हूँ, लेकिन मुझे जैसा चाहिए वैसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। कैसे मिलेंगे? क्योंकि वो पर्टिकुलर जो पर्सन आप मन में देख रहे हैं उसको आपने कागज़ पे उतारा ही नहीं, आपने ये सोचा ही नहीं कि भाई ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है मुझे क्यों चाहिए, कैसी व्यक्ति चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या चाहिए उसका, ये जो पर्सन है वो जिस लिए मैं उसको देख रहा हूँ या जिस लिए मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस से उसको लाने वाला हूँ, तो वो काम फ़िलहाल कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो ओवरबर्डन है कि नहीं, जो कर रहा है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम आ सकता है। तो ये सारी जो सोच विचार की बातें हैं वो होती है मैन पावर प्लानिंग में।
मैन पावर प्लानिंग में बजट भी आता है। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसमें ऑलरेडी 3 लोग काम कर रहे हैं, उसमें चौथा आप शामिल करेंगे तो ऑलरेडी सपोज इनको एक एग्जाम्पल के तौर पे 10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। अब चौथा आदमी लाएंगे, उसको और एक 10,000 रुपये देना पड़ेगा। तो आपका बजट क्या बोलता है, ये भी मैन पावर में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैन पावर का मतलब ही है सही मात्रा में लोग लो, सही काम के लिए लो, सही तरह का उसका चयन करो। उसका जो आप इसे लेते हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बाद, उसको आप जब चुनते हैं तो उसका वो चुनने के बाद उसको वही काम दो जिसके लिए आपने उसको लिया है। न कि उसका आने के बाद अभी एक काम करो, तुम्हारे पास अभी आज इतना काम है, वो काम ख़त्म होने के बाद ये काम करो। टीम वर्क ज़रूरी है, आई एम सेइंग टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक किसी को आपने पर्टिकुलर काम दे दिया तो पहले उसको वो काम करने दो पूरा। वो काम करने के बाद उसका जो काम करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको भी ध्यान दो। और इस तरह से आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उसमें सबसे पहले जितने लोग काम करते हैं क्या उनके पास वो पर्याप्त काम है, क्या उनके पास जो काम दिया हुआ है उसका वो ठीक से आपको रिज़ल्ट दे रहे हैं, पहले ये चेक करो। उसके बाद नया किसी को उसमें आप लाओ। मैन पावर प्लानिंग आपको अलग अलग चिंताओं से मुक्त करता है। बहुत सारी बाधा आती है जब आप एम्प्लॉय के साथ काम करते हैं। जैसे किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 4 ही लोग हैं और 3 लोगों ने एक साथ छुट्टी ले ली, अब क्या करेंगे। कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पर 1-2 लोग एम्प्लॉय जो है उनका हैबिचुअल लेट मार्क चलते रहता है, लेट आते हैं, कभी भी उठ के जाते हैं, बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं, या फिर धीमे गति में काम करते हैं। उनमें कोई एक होगा जो फास्ट काम करने वाला होगा, जो कोई होगा वो अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा, लेकिन उसके ऊपर भी बाकी लोगों का फिर दबाव आ जाता है। इस तरह से अलग अलग चैलेंजेस आपको आते हैं जब आप एम्प्लॉयज़ के साथ काम करते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया जिसे जेडी कहते हैं, KRA आ गया जो की रिज़ल्ट एरिया, ये आगे के सत्रों में आने वाला है। फ़िलहाल हम सिर्फ मैन पावर प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि कितने लोग हैं, कितनी मात्रा में है, जो लोग हैं वो ठीक से उसी एजुकेशन के रिलेटेड है जिस एजुकेशन के रिलेटेड आपने उनको काम दिया है। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सालों से आपके पास काम कर रहे हैं, भले उनका एजुकेशन कम है, लेकिन वो सीखते आपके व्यवसाय में इतने अच्छे बन गए हैं, इतने ठीक से वो काम कर रहे हैं कि उनका एजुकेशन फिर बाद में नहीं देखा जाता। क्या वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जितने लोग दिए हैं उनका वो सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या बाधाएं आ रही है, क्या समस्याएं आ रही है, इसका आपने बीच बीच में कम से कम महीने में एक बार ये जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी सारी जो बाधाएं आती है कि लोग टिकते नहीं हैं, काम पे लग जाते हैं, 2-3 महीना काम करते हैं, छोड़ के जाते हैं, कभी कभी 6 महीना काम करते हैं, छोड़ के जाते हैं, कभी कभी 2-3 साल रहते हैं, फिर उनको शायद दूसरी जगह से कॉल आ जाता है, या फिर उनको लगता है कि नहीं मुझे तो इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, या फिर पहले जैसा काम अभी हो नहीं रहा है, फिर वो छोड़ के जाते हैं। तो इस तरह से भी आपके पास चैलेंजेस आएंगे। आपको चाहिए कि इस चीज़ को पहले ही आप भांप लें, पहले ही आप समझ लें। वो इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे उनका काम करने का थोड़ी जो गति है वो धीमी हो गई है, जिस तरह की कुशलता से वो काम कर रहे हैं अब वो शायद नहीं कर रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। दूसरा जो आपके पास, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग हैं जो कम एजुकेशन है लेकिन कुशलता से काम करते हैं क्योंकि वो बहुत साल से कर रहे हैं। कुछ लोग हैं वो जो नए आए हैं और वो बाहर से कुछ अच्छी चीज़ें और नई टेक्निक सीख के आए हैं, वो भी आपके पास काम कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो एक साथ व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी आपने ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरा होता है कि अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको बुलाना, उसको बताना, उसको समझाना, ये भी आपका कर्तव्य बन जाता है। लेकिन उसके लिए आपको ठीक से रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है या फिर मंथली मीटिंग्स है वो करना पड़ेगा। कैसे करना है, क्या उसको करना है, ये हम आगे के सत्रों में देखने ही वाले हैं। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर तो एकदम इजी हो जाता है कि आपके पास 20 लोग हैं, 20 लोगों से आपको दिन में इतना जो प्रोडक्शन है वो आना ही चाहिए। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अभी प्रोडक्शन थोड़ा धीरे हो रहा है, अभी प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्री है या फिर बैक ऑफिस के लोग हैं, जैसे अकाउंट्स का है, कोई बैक ऑफिस में है, कोई कस्टमर सर्विस में, इनकी उत्पादन क्षमता आप कैसे देखेंगे, कैसे प्रोडक्टिविटी जानेंगे।
तो जैसे कस्टमर सर्विस है, कोई एक कस्टमर है जो बहुत दिन से आपके साथ सामान नहीं ले रहा है या फिर आपके सर्विसेज नहीं ले रहा है, अगर कोई कस्टमर सर्विस उस रूठे हुए क्लाइंट को आपके पास वापस जोड़ के लाता है, सो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग फाइन। आप देखेंगे कि कोई एक अकाउंटेंट है जो आपके कर्मचारी जब वाउचर बनाते हैं तो उसको 10 सवाल करते हैं कि इतना क्यों लगाया, ये लास्ट टाइम ऐसा नहीं लगाया था, आप समझ जाइए कि वो डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर्स ही बताए कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम ठीक चल रहा है कि नहीं। आपके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, उनका आउटपुट, उनके काम करने का एटीट्यूड भी आपको बताएगा कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये भी आप जान पाएंगे उनके व्यवहार से कि ये खुश है कि नहीं आपके साथ काम करते हुए, वो दिखेगा आपको। थोड़ा आपको इसीलिए थोड़ा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो मेन काम है, जो ओनर्स है या जो डायरेक्टर्स है जो एक वीडियो देख रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप आपका काम छोड़ के बस इन पे ध्यान दो, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद मैन पावर प्लानिंग के हिसाब से आपने जितने लोग लाए हैं, रखे हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको रिपोर्टिंग के तौर पे पता करना बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने घरों में नहीं करते क्या, हम अपने घरों में देखते हैं कि अगर कोई थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा है, कोई किसी चीज़ से नाराज़ है, तो वो ठीक से खाना नहीं खाएगा, वो ठीक से बात नहीं करेगा, वो आप अगर कोई जोक सुनाते तो वो नहीं हंसेगा, तो आप समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ है। तो आपका व्यवसाय जो है वो आपकी फैमिली ही तो है, तो उसमें भी अगर ऐसी कोई बाधाएं आ रही है, इसमें भी ऐसी कोई समस्याएं आ रही है, तो उसको भी थोड़ा देखना समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करता तो उसको भाई निकाल दो, वो बहुत इजी है ना, किसी को निकालना काम से बहुत इजी है। लेकिन क्या इसके लिए आपने 4 लोगों को हटा के इसका इंटरव्यू लेके इसको आपने सिलेक्ट किया था? तो अगर आपने सिलेक्ट किया है तो उसको नर्चर करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। ह्यूमन रिसोर्स को, एम्प्लॉयज़ को आप मशीन न समझें, वो ह्यूमन है, साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट कीजिए। अब इस तरह से देखिए, अगर आपके पास वो काम के लिए आए हैं तो आप उनको सैलरी तो दे रहे हैं, करियर ग्रोथ दे रहे हैं क्या, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं क्या? वो सोशल है ना, तो उनको अकेले में एक जगह बिठा दिया और उनको बोला कि भाई आप एक काम करो और आजू बाजू में कोई नहीं है, तो वो शायद वहाँ पर काम करना उतना पसंद नहीं करेंगे। तो मैन पावर प्लानिंग में ये आप बात ज़रूर ध्यान रखिए। हम फिर से एक बार रिपीट करें कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि सही जगह पे सही एम्प्लॉई आपने लगाना है। सही एम्प्लॉई का मतलब ये है कि क्या उसको उतना नॉलेज है, क्या उसका उतना एजुकेशन है, क्या उस बात को वो समझ रहा है, क्या आपने सही जगह उसको दी है काम करने के लिए, ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या हमने उसको ठीक सैलरी दी है, वो पोजीशन में बाहर जो मिलते उतनी सैलरी दी है, ये अब देखेंगे। अब देखेंगे कि उसका जो हर रोज़ का काम करने का जो तरीका है, जो एटीट्यूड है, वो एक ही लाइन में चल रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा है। हम देखेंगे कि बाकी के टीम के जो लोग हैं वो पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय के साथ या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई कैसा बिहेव करता है, इसका हम ध्यान रखेंगे। हम देखेंगे कि एक डिपार्टमेंट में अगर ऑलरेडी 4 लोग हैं, उसमें से कोई और एक को लेना है तो वो लेना ज़रूरी है कि नहीं है। ध्यान में रखिए मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म, तो किस तरह के लोग आपको चाहिए और क्यों चाहिए, ऑलरेडी जब वहाँ पर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी आपको देखना है। मैन पावर प्लानिंग के हिसाब से आपको ये भी देखना है कि हर महीने का रिपोर्ट ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप जिस ग्रोथ के विजन की जो बात कर रहे हैं, जो ग्रोथ आप अपेक्षा कर रहे हैं, वो ग्रोथ पाने के लिए ये जो आपकी पूरी टीम है, ये जो आपका पूरा मैन पावर है, क्या वो आपको हेल्प करता है? क्योंकि आपका बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए एक एम्प्लॉई ही है जो आपकी मदद करेगा। आप जितना भी फाइनेंस लाओ, जितने भी मशीनें लाओ, लेकिन जब तक आपके एम्प्लॉई आपके साथ में डट के खड़े हैं तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। आज हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसा होना चाहिए, मैन पावर प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, कैसे करने हैं, वो भी हमने देखा है। आगे के सत्रों में हम देखेंगे, जो नेक्स्ट अभी सत्र आने वाला है अगले शुक्रवार को आएगा, उसमें हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होती है। अब तक हमने देखा कि लोग कैसे लाने हैं, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है और जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ें हम देखेंगे अगले सत्र में। तो आशा है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। मुझे आपको बताने में बहुत खुशी होती है कि लास्ट जो वीडियो था, अपना जो पहला वीडियो था,
जिसमें इंट्रोडक्शन था एचआर के बारे में और एमएसएमई के बारे में। बहुत लोगों ने सराहा, बहुत लोगों ने देखा। थोड़े वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, हमने कोशिश की है कि ये आज रिज़ॉल्व हो जाए। मेरी टीम इसके पीछे बहुत ही अच्छी तरह देखभाल कर रही है और लास्ट वीडियो भी सबको बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छी जानकारी सबको मिली, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। आज मैं चाहूँगी कि कमेंट के साथ आप सवाल भेजें, आपकी दिक्कतें क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपके चैलेंजेस क्या है, ये भेजें तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी बताते हुए। आप मेरे पास जितना भी मैंने पिछले 27 साल से जो भी इकट्ठा किया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि जो आप क्वेश्चंस भेजेंगे उसी बेस पे हम जो इस एचआर के क्षेत्र में जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं, जितने भी अभ्यासक हैं, जिन्होंने योगदान दिया है पूरी इंडस्ट्री को एचआर के विषय में, उनको हम बुलाएंगे। तो आपके क्वेश्चंस ज़रूर भेजिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो का समारोप कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।